हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, क्योंकि आज मैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्पिरेशनल सीरीज में। मैंने आप लोगों को पहले लाइव में आई थिंक बताया था कि मैं आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सीरीज लेकर आने वाली, तो उसी का आज पहला एपिसोड है। और पहले एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ जो कि मैं बोलूंगी कि मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए काफी बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं ऑलमोस्ट 2 डिकेड से उन्हें जानती हूँ और आई फील लकी बिकॉज मैं उनको इतनी पर्सनली जानती हूँ। और वो बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगी, बेस्ट लीडर, बेस्ट मोटिवेटर। मैंने उनको खुद लाइव देखा है बोलते हुए, तो बहुत अच्छे से वो बात करते हैं। कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी इज द फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ DSDWA, विच इज डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। वो डायरेक्ट सेलिंग से 29 ईयर्स से जुड़े हुए। और वो फाउंडर है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उनका यूट्यूब चैनल है उनके, जिनमें 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है उनके। काफी बड़ा चैनल है उनका यूट्यूब चैनल। हमारा तो मतलब अभी न्यू चैनल है, तो बहुत बड़े बड़े सारे इंडस्ट्री लीडर्स वहाँ पे आते हैं। दैट इज रियली अमेजिंग। उनके चैनल पे जो लास्ट वीडियो आया था वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का था, जो कि हम लोग जिनकी वीडियोस ऑलमोस्ट मैं कब से देख रही हूँ। मतलब उनसे हम लोग काफी इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं काफी बिजनेसेस में, जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ट्राई करती रहती हूँ, पैसिव इनकम मुझे चाहिए है कि मैं कहीं ना कहीं से लेकर आऊं। तो मैं उनके, विवेक बिंद्रा की काफी उनके वीडियोस है, मैं देखती रहती हूँ। और उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उनका चैनल बहुत बड़ा है और अच्छा। और नॉट ओनली यूट्यूब चैनल, मतलब उनका अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है उनकी। वही मैं बोल रही हूँ कि तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी मतलब वो इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ है। जब भी मुझसे मिलते हैं तो वो ऐसे मुझे फील कराते हैं कि जैसे मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं उनके सामने क्या हूँ, बट स्टिल ही मेक द अदर पर्सन फील लाइक दैट आई एम समथिंग। सो दैट इज ग्रेट थिंग अबाउट हिम। ही इज वेरी हम्बल फैमिली मैन। इतना काम होने के बाद भी टाइम देते हैं। तो आज हम लोग काफी, मैं बोलूंगी कि मेरे चैनल धन्य हो गया अगर आज वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं। बातें बहुत होगी, हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं सुरेंद्र वत्स सर आपका। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा और बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आपने दिया। ये तो और बहुत कम था एक्चुअली आपके लिए। मतलब मैं बोल रही हूँ कि आई थिंक मैं पूरा बोल सकती हूँ, पूरी वीडियो आपके इंट्रोडक्शन के लिए बना सकती हूँ। इतना मैं आपको जानती हूँ और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो आप मेरे लिए। और मतलब जितने भी लोग आपको जानते होंगे, आई थिंक नॉट ओनली मी, कि आप लोगों, आपने करोड़ों लोगों को अफेक्ट किया। अपनी सिंपली आपकी लाइफ जिस तरीके से, उससे ही इंस्पायर करते हो आप बहुत ज्यादा। तो थैंक यू नेहा, वेलकम टू माय थैंक यू वेरी चैनल। मच। छोटा सा चैनल है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी, मतलब थोड़े 2000 भी लोग, जितने भी लोगों, किसी भी एक इंसान की भी अगर मैं लाइफ को थोड़ा बहुत भी अफेक्ट या थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकूँ, तो आई फील लकी कि मैं किसी को थोड़ा उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं वही कोशिश करती हूँ और इसलिए हम लोग आज आपसे हमारे ऑडियंस को मिलवा रहे हैं। थैंक यू नेहा। जनरली मेरी आदत है ना दूसरे वाली तरफ बैठने की है, इंटरव्यू लेने की है। और मैं आज, आप दूसरी तरफ बैठे हैं, मैं दूसरी तरफ हूँ। मतलब मैं होस्ट की सीट पे न होके गेस्ट की सीट पे हूँ। तो मैं उतना कंफर्टेबल शायद फील नहीं करता, लेकिन आप हैं तो मैं बिल्कुल माय कंफर्ट हूँ। गॉड। और आप दोनों की जो मैरिज है ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो मेरी एक ऐसी मैरिज थी जिस मैरिज को अटेंड करने के लिए मैंने बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ा था। मैं दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली, लेट नाइट में बेंगलोर पहुंचा और शादी अटेंड की। और उसके बाद में मैं शायद मॉर्निंग 4 o'clock मेरी फ्लाइट थी दिल्ली की, सुबह कोई मीटिंग थी। तो वो हाँ, मेरी एक शादी के लिए अटेंड करना वो मेरा सबसे लंबा सफर था। तो वो हमेशा मुझे याद और रहेगा। आपका आशीर्वाद है कि हम लोग अभी बहुत बढ़िया चल रहे हैं सब कुछ। अभी तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं शादी को। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। कोई भी आप दोनों को देख के ये नहीं कहेगा कि 4 साल लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी हनीमून से लौट के आए हैं। और बिल्कुल अभी तो यंग लग मेरी रहे हैं दोनों। आयु भी हो चुका है अब तो। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नेहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपका, स्पेशली जो शादी के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। और आप बिल्कुल एकदम जिस बिंदास तरीके से बातचीत करते हैं, वो मेरे लिए यही मैं अपने अकल्पनीय है। एक्चुअली मैं घर में बातचीत कर रहा था सुबह से, तो मैं बोल रहा था कि नेहा मतलब शादी के बाद में बिल्कुल ही बदल गई है। और मुझे लग रहा है इसका बहुत सारा श्रेय विनय को जाता है। यस, वही मैं बोल रही थी। ऑल थैंक्स टू हिम। आपको शायद पता ही है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत कम बात करती थी और बहुत इंट्रोवर्ट
चानी जैसे मेरे घर में मेरी सिस्टर है, वो बहुत ज्यादा बात करती है और मैं थोड़ा कम बात करती थी। पर ऑब्वियसली शादी के बाद विनय ने मुझे काफी चेंज किया कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो करके मुझे काफी मोटिवेट किया। और यही होती है शादी, आई थिंक एक दूसरे को मोटिवेट और सपोर्ट करते रहना। तो ये मोटिवेटेड मी कि तुम कर सकती हो, तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज है, तुम बताओ, ये जो भी तुम्हारी नॉलेज है लोगों को बताओ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। 14-15 हाँ साल अगर पढ़ाई की है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरीके से भी करो वैसा करो। और दैट वाज विनय द मैं एक ओनली चीज रीजन ये वाला कैरियर शुरू किया। यस जब प्लीज। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे काफी इश्यूज हुए थे हमको, तो हमने सोचा कि जो हम लोग को इशू है वो दूसरे को ना हो, तो हमने जो अक्वायर किया इन्फॉर्मेशन या नॉलेज वो सबके साथ शेयर किया जाए। अभी क्योंकि चूंकि हम लोग कोविड की वजह से इंडिया में फंस गए, तो हमने सोचा चलो वैसे नहीं तो किसी और तरीके से मदद करनी चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए ऐसे कुछ मोटिवेशनल ही किया जाए। आपके जैसे और भी बड़े बड़े लीडर से अगर बात हो, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई आपके साथ, और देखते हैं आगे अगर हम कर बेस्ट पाएंगे तो। फर्स्ट, हाँ। हाँ जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेहा आप आगे बढ़े, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। आज जो यूथ है ना, वो एक एज होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं भी करियर सेट नहीं हुआ है, शादी में 30 के बाद करूंगा, मैं 35 के बाद करूंगा। तो ये एक जर्नल चीजें सुनने में आती है। और आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं मौजूदा पीढ़ी के लिए कि शादी के बाद में चीजें पहले से बहुत बेहतर हो सकती हैं। और मेरा ये मानना है कि जब दो लोगों की दशाएं मिलती हैं और दो लोगों की ग्रह दशाएं आपस में मिलती हैं तो वो बहुत बड़ा काम करती हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये रहा कि मेरी लाइफ में जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट्स आए वो मेरी मैरिज के बाद आए। और मैं हमेशा सुदेश को भी बोलता हूँ कि आप बहुत लक्की हैं, आपके आने के बाद में पूरी जिंदगी में सारी कुछ चीजें होती चली गई। और आप दोनों की जोड़ी भी यही कह रही कि अगर शादी जल्दी भी हो जाए तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको एंजॉय करना चाहिए और चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक अब यू। आपका एकदम टर्न है। सही, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो है कि आपकी जर्नी के बारे में, कि आपकी जो लाइफ, जैसे आपने हरियाणा के छोटे से शहर जिन से आप आते हैं, तो वहां से आपका जो चैट ह्यूज सक्सेस है, ये चैट विद सुरेंद्र से काफी, तो इसका पूरा जर्नी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें तो कैसी रही जी, पूरी जर्नी फ्रॉम लाइक थैंक यू, बिगनिंग। थैंक यू सो मच नेहा। मैं जैसे आपने बताया हरियाणा से हूँ, जींद एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। और मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। सो उस समय मैंने वहाँ का जो लाइफस्टाइल देखा, स्पेशली जो स्टूडेंट अपनी गाड़ियों से आते थे उस समय, और कुछ दोस्तों के यहाँ जाने का मौका मिला। नजदीक से मैंने जिंदगी को, मतलब एक अच्छी लाइफ को मैंने नजदीक से देखा। तो बड़े बड़े सपने बने कि यस, ऐसी जिंदगी मुझे भी करनी है, मेरी भी होनी चाहिए। सो वहां से बहुत कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिली। और उसके बाद में मैंने जिंदगी की जो शुरुआत की वो एज ए प्राइवेट टीचर की। 500 रुपया की मेरी सैलरी थी पहली, मुझे अच्छे से याद है। तो वहां से मैंने शुरू किया। 1 साल नौकरी के बाद में मुझे लगा कि नौकरी करने से कुछ शायद बड़ा नहीं हो पाएगा। विनय तो एमएनसी में काम करते हैं, बड़ा सैलरी पैकेज होगा इनका, लेकिन टीचिंग लाइन में मैं था तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा नहीं होगा, बिजनेस करना पड़ेगा। फिर मैं गांव से शहर में आ गया, जींद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ मैंने केबल टीवी का बिजनेस किया। और केबल टीवी का बिजनेस करने के बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में फिर मैंने ये महसूस किया कि जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की कम्युनिटी है, एक्चुअली वो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। और वो सब लोग अलग अलग फील्ड में अब अपनी कंपनी में तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे सब लोग आके बातचीत करें। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था। पहला उद्देश्य तो यही था कि जो डायरेक्ट सेलिंग की कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में। सो उस कम्युनिटी को एक साथ हम लोग लेके आए। और धीरे धीरे फिर हम दूसरे जो सक्सेसफुल लोग थे अलग अलग फील्ड के, उनको भी हम लेके आए। और जब आप किसी एक अच्छी नीयत के साथ में, लोगों को कुछ देने की भावना के साथ में हम करते हैं, तो फिर ऊपर वाले की कृपा आप पे होती है। तो ऊपर वाले की कृपा होती गई, लोगों का प्यार प्रेम मिलता रहा। और 1 जनवरी 2019 को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। और अभी जैसा आपने बताया 2.5 लाख से ज्यादा एक छोटा सा सब्सक्राइबर बेस है हमारा। और उससे बड़ी बात ये है कि जितने बड़े बड़े नाम है, स्पेशली ट्रेनिंग फील्ड के,
तो वो जी। सारे हमारे यहाँ पे आए हैं, जितने भी बड़े नाम है, मतलब मैं कुछ नाम लूं, जैसे राजेश अग्रवाल एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली से, मुंबई से राजेश टैगोर हैं, संतोष नायर, मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत बड़ा नाम है। विवेक बिंद्रा जी के बारे में आपने बातचीत किया, विवेक बिंद्रा जी आए, और आज ही मैंने डॉक्टर उज्जवल पाठक का इंटरव्यू किया है, टीएस मदान साहब आए, बहुत बहुत सारे नाम आए हैं। और अब ये देने की एक भावना से हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, और अब तक हम लोग कितना 76 एपिसोड हम लोग अपने चैनल पे ला चुके हैं। वाह, दैट इज ग्रेट। और मैंने देखा है कि जितने भी लोग आपके उस पे, जैसे मदान है, उनको भी हम देखते थे, और विवेक बिंद्रा, उनको भी हम देखते थे, तो काफी बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे तो मतलब कितना सक्सेस होने वाला है चैनल पे। तो दूसरा सवाल मैं पूछने वाला हूँ कि उतार चढ़ाव तो हम सभी की जिंदगी में लगे रहते हैं। आपके चढ़ावों के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि आपकी जिंदगी में अभी तक डेफिनेटली कुछ उतार भी आए होंगे, उनको आपने कैसे टैकल किया और आपकी फैमिली ने उस दौरान आपका कैसे साथ दिया, कैसे मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़े? राइट, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है विनय जी आपका। जब हम लोग किसी भी गोल पे काम करते हैं तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। ये वैसा ही है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको रेड लाइट भी मिलेगी, आपको जाम भी मिल सकता है, बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है। तो वैसे ही जिंदगी है, और पेशेंस बस आपके पास में होना चाहिए, और आप गिव अप न करें। अगर हार न मानने का जज्बा आपके अंदर में है कि मैं अगर निकला हूं तो अब मैं मंजिल पे पहुंचूंगा ही, चाहे समय लग जाए, तो वो जज्बा मेरे अंदर में भी था, और मैंने हार कभी नहीं मानी। हाँ, उतार चढ़ाव आए, टफ सिचुएशंस आई, और मैं ये मानता हूं कि कहीं पे भी अगर आपने जाना है तो वो एक टीम वर्क है। ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार से टीम काम करती है, तो वैसे ही आपकी फैमिली में भी एक टीम है, तो उसको मैं होम टीम कहता हूं। तो होम टीम जो है, उसका सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप बाहर की जो टीम बनाएंगे वो भी शायद उतना सफलता से नहीं बना पाएंगे। और हमेशा मेरा ये मानना रहता है कि अगर आप एक 4 लोगों की यूनिट को लीड नहीं कर सकते हैं तो बाहर की दुनिया में आप अच्छे लीडर शायद साबित नहीं होंगे। सो सबसे पहले आपकी घर की टीम को आप लीड करना सीखिए, और उसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप कामयाब हो जाते हैं। सो उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में भी आए, वो पार्ट है, और बस उसका मैंने मुकाबला किया। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में भी अगर उतार है, टफ सिचुएशंस हैं, तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी का जो खूबसूरत लम्हा होगा वही सिचुएशन होने वाली है। आज मैंने सब कुछ अचीव किया जिंदगी में, मतलब गाड़ीज कारों की बात करें तो जो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड हैं वो मैंने इस्तेमाल किए। घर की बात करें तो वो सारी चीजें हैं, सुख सुविधाएं की जितनी भी होती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ना कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहा, तो सबसे अच्छा टाइम मैं वो मानता हूं जब मैं संघर्ष कर रहा था, अंदर में एक अंतर्द्वंद चलता था कि इस काम को करूं या छोड़ दूं। तो उस समय मैंने ये चुना कि नहीं, मैंने संघर्ष करना है, मैंने क्विट नहीं करना है, मैंने आगे बढ़ना है। सो वो जो समय है वो मेरी जिंदगी का एक गोल्डन टाइम था। उसको लेके मुझे फक्र है उस टाइम पे कि उस टाइम को मैंने बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ में फेस किया। तो अगर किसी की जिंदगी में वैसा दौर आ रहा है तो वो उसको उसी रूप में लें। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो जिस प्रकार नेहा और विनय आज मेरे से पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा, कोई ना कोई आपको भी पूछने के लिए आएगा। थैंक यू वेरी मच। और एकदम सही आपने बताया कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा चल रहा है, मतलब काफी नेगेटिविटी, और काफी लोग जैसे सुसाइड भी कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ भी उनकी लाइफ में फेलियर हो रहा है, बहुत हम लोग इस तरह के केसेस जो आपने बहुत सही समझाया कि उनसे वो बेस्ट टाइम होता है सीखने का, कुछ फेलियर से ही सीखते हैं। और तभी अपने डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है, अपने गोल पे कहाँ पहुंचना है। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो उससे एकदम घबराना नहीं है, और वो नहीं होना चाहिए नेगेटिव, या वो डिप्रेशन में भी काफी लोग चले जाते हैं। अब मैं आपसे आपका डेली रूटीन पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि वो भी मैं जानती हूँ, और
काफी वो मुझे लगता है कि लोगों को अगर जानेंगे तो उनको हेल्प करेगा, क्योंकि काफी डिसिप्लिन डेली रूटीन है आपका। और जैसा कि मैंने सुना है कि जो लीडर्स होते हैं उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेली रूटीन होता है, एटलीस्ट मॉर्निंग रूटीन तो डेफिनेटली होता है। तो आप अगर हमारे शेयर करेंगे तो विनय जी, मेरा ट्रेवलिंग बहुत रहती थी एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में। मतलब हर महीने में मैं ज्यादा नहीं तो 10-15 स्टेट्स में घूम लेता था। तो उस वजह से पहले मेरा रूटीन उतना मेरे हाथ में नहीं रहता था, और या मैं यूँ कहूँ कि उस लिबर्टी की वजह से मैं बहाने बहुत बनाता था कि नहीं मैं टाइम पे उठ नहीं सकता, तो ऐसा है, लेट सोया था, फ्लाइट जल्दी पकड़नी है, तो वैसी कुछ चीजें रहती थी। लेकिन 25 मार्च के बाद में देश में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो सारे बहाने खत्म हो गए थे। तो अब तो कोई बहाना बचा ही नहीं था कि सुबह जल्दी उठनी है, फ्लाइट पकड़ना है, रात को लेट कैसे हो गया, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। तो मैंने एक रूटीन शुरू किया और पिछले 2-2.5 महीने से मैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहा हूँ। राइट 4:30 पे मैं सुबह उठ जाता हूँ और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता है। मैं चाहूंगा कि सब लोग उससे जुड़ें। वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे रहता है। एक हेल्थ कोच है मनीषा, हेल्थ कोच, अच्छा। हेल्थ कोच मनीषा के नाम से अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो प्रोग्राम मॉर्निंग में आता है 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में, 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है। तो उसमें हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस दी जाती है, नई नई एक्सरसाइज बताई जाती है। और उस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि जिन चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे स्लीपिंग के बारे में हमें नहीं मालूम कि हमें कैसे सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, और गहरी नींद हमें लेनी है तो उसके लिए क्या 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 टेक्निक हो सकती हैं, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। और इन दिनों बात कर रहे हैं ड्रीम्स के बारे में, जो हमें सपने आते हैं वो क्यों आते हैं, और उन सपनों के पीछे कुछ मीनिंग है, तो वो क्यों आते हैं। सो वो आजकल मैं उस क्लास को अटेंड करता हूँ। तो वो डेली मैं उस क्लास को भी अटेंड करता हूँ। तो 5:30 से लेके 7 बजे तक का मेरा योगा का रूटीन है। और उसमें मैं अकेला अगर होता तो शायद अभी छोड़ देता। तो मैं और मेरी वाइफ है सुदेश, हम दोनों मिलके साथ साथ में मैट बिछाते हैं और दोनों हम लोग योगा करते हैं। सुदेश मेरी टीचर है, योगा टीचर, वो बहुत परफेक्टली योगा करते हैं बहुत पहले से। और मैंने उनको बोला था कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैं एक दिन आपसे बेटर करूंगा। तो उन जितना तो नहीं कर पाया, लेकिन काफी हद तक बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज जो मैं कभी नहीं कर पाया था मैं वो कर पाया। और मैं अक्सर कहता हूं कि अब मैं अपने शरीर को पहले से ज्यादा प्यार करने लग गया हूं। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हो गया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पैसा कितना भी कमाइए जिंदगी में, हमारे यहाँ एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। तो पहला सुख निरोगी काया ये हजारों साल पहले भी था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगा। और दूसरी चीजों के लिए आप बहाने बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ को लेके आप बहाने नहीं बना सकते। हेल्थ अच्छी हो या खराब हो, ये केवल मात्र हमारे हाथ में है। और यंग जो युवा हैं वो अगर इसी समय अगर थोड़ा सा ध्यान देने लग जाएंगे तो वो जिंदगी को और बेहतर और बहुत बिंदास तरीके से वो एंजॉय कर सकते हैं। वो एक कहावत भी है ना कि हम सारी जिंदगी अपनी हेल्थ को दरकिनार कर देते हैं और वेल्थ की तरफ भागते रहते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि पूरी वेल्थ को खर्च कर देते हैं कि हेल्थ मिल जाए कैसे भी। ट्रू। मैं आपसे एक्चुअली, आप डायरेक्ट सेलिंग को इतने टाइम से जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को रिलेटेड आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे जनरेशन है, अभी की यूथ जनरेशन है, या फिर मुझे किसी को बताना हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो काफी मिथ्स हैं। मुझे लगता है काफी एमएलएम या इन सब के बारे में, तो आप कैसे वो मतलब नई जनरेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? और जो नोशन भी है, एक नेगेटिव नोशन भी आ गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, मनी कि फ्रॉड होता है या उस तरीके की चीजें, तो आप अगर थोड़ा इस पे लाइट डाल, क्योंकि आप तो इतने टाइम से इस फील्ड में है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप दोनों ने। इसका उत्तर मैं थोड़ा सा लंबा देना चाहूंगा, और ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो है ये जो है हमारे देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की अगर हम बातचीत करें, ये अमेरिका से शुरू हुआ 1959 में। तो वहां ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये यूरोप में गया, और यूरोप के बाद में 1990s के बाद, 1990 के बाद में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को लेकर हिंदुस्तान में आई। और प्रकृति का एक नियम है, नेचर में जब भी हम कुछ बोते हैं ना, अगर आप फसल बोएंगे
तो फसल के साथ में जो खरपतवार है, घास फूस है, वो अपने आप पैदा हो जाती है। तो उसी प्रकार से बिजनेस में भी होता है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, वहां पे एथिकल चीजें भी रहती हैं और अनएथिकल चीजें भी उसके साथ में पनपने लग जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा ये हुआ कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, इसको आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है और आसानी से आप कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे देश में कोई नियम कानून नहीं था डायरेक्ट सेलिंग में, और नियम कानून पहले बनता नहीं है, पहले ही चीजें आती हैं उसके बाद में नियम कानून बनते हैं। जैसे पहले कार आई, बाइक आई, उसके बाद में नियम कानून बने कि कार को कौन सी साइड में चलाना चाहिए। बाइक पे जब एक्सीडेंट होने लग गए तो फिर नियम आया कि हेलमेट जो है कंपलसरी है। तो फिर उससे भी बात नहीं बनी, तो फिर ये आया कि दो लोग अगर चल रहे हैं बाइक पे तो दोनों के पास में हेलमेट होना चाहिए। तो इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में भी नियम कायदे कानून बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया हमारे देश में। चूंकि मैं एसोसिएशन का पार्ट रहा 2011-12 से लगातार, मैंने जितनी भी गवर्नमेंट के साथ में जो भी डायलॉग रहे उनका कहीं ना कहीं मैं पार्ट रहा, और बहुत दिनों से हमारी डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक गाइडलाइन आनी चाहिए जिसको जिसको देख के ये चेक किया जा सके भी कौन कंपनी सही है कौन गलत है। और 9 सितंबर 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन लेके आई, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। ये सही बात है। डायरेक्ट सेलिंग का एक नेगेटिव पार्ट ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई, और वो जो कंपनियां थी उनको देखने से ये लगता था कि ये 5-7 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिकने वाली नहीं है। वो इतना ज्यादा ऑफर देती थी लोगों को कि भाई आप 1 लाख रुपया दीजिए और हम लोग 1 साल में इसको डबल करके दे देंगे, या पर मंथ हम आपको इतना देते रहेंगे। सो इसमें गलती दोनों तरह से रही। कुछ तो उनका लोगों की तो रही जो इस प्रकार की कंपनियां लेके आए, जिनको मालूम था कि ये सर्वाइव नहीं करेंगी, और उससे ज्यादा गलती जो है लोगों की रही जो लालच में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार जब आदमी ऐसी किसी चीज में जुड़ता है ना, उसको लगता है यार मेरा तो आ ही जाएगा, बाकी वाले लूटेंगे तो लूट जाएंगे। तो वो प्रवृत्ति जो है ना, वो प्रवृत्ति सही नहीं है। प्रवृत्ति यही होनी चाहिए कि मेहनत करके अगर मिले तो उसमें सुकून मिलता है, और उसमें आपको शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। और गलत तरीके से हम पैसा कमाएंगे तो वो पैसा कभी भी न तो फलता है और न उसमें सम्मान मिलता है। सो ये पार्ट रहा पहले, लेकिन अभी चीजें है ना बेटर हो गई हैं। गाइडलाइन पहले आ गई थी, और अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 आ रहा है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आ रही है, अभी पारित होने वाली है, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उसके बाद में जितनी भी ये गलत स्कीमें हैं, मनी सर्कुलेशन वाली स्कीमें हैं, उनके ऊपर में बहुत सख्ती होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी हमारे देश में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपका पार्ट यूथ का था ना, उसको भी मैं कवर करना चाह रहा हूँ। हाँ, आज की जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप डाटाज को थोड़ा स्टडी कीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसका वेबसाइट एड्रेस है wfdsa.org। ये इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी संस्था है। उसमें जाके अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा में आपको मालूम चलेगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल टर्नओवर है वो कोई $1,92,000 मिलियन का है, और $1,92,000 मिलियन में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका का है, $35,000 मिलियन से ज्यादा, और हिंदुस्तान का हिस्सा उसमें सिर्फ $1,518 मिलियन का है। और अगर हम टोटल टर्नओवर का देखें कि इंडिया कितना कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, हम 0.7% कर रहे हैं, 1% पे भी नहीं है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 19% है दुनिया में। तो हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। और इतिहास ये कहता है कि हिंदुस्तानी आदमी या तो किसी चीज के पीछे लगता नहीं है, और जब लगता है तो फिर हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे लग जाता है। और अब जिस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में हैं, तो आप देखिएगा हमारे देश के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत उपयुक्त मॉडल है, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको पहले से कोई स्किल है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कोई वेरिएशन है ही नहीं। एक आदमी के अंदर कुछ करने का जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से युवाओं के पास में नौकरी नहीं है, आर्थिक मंदी से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड ने और हालत खराब कर दी है, तो ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। राइट।
बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप नई जनरेशन की हम बात कर रहे थे तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एकदम बूमिंग है अभी, ओनली 0.7% ही यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का भी चल रहा है, तो अभी काफी ग्रो के चांसेस है, एग्जैक्टली ग्रोथ के। हैविंग सेड दैट, लेकिन जैसा कि आपने ऑलरेडी बोल दिया कि इफ समथिंग इज लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू, तो आपको उसको डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए, और डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो मनी, अपना स्टडी करें और उसके बाद अपनी कंपनी चुनें अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में उतरना चाहते हैं गुड तो। एंड बैड एवरी हर जगह पे है, तो आप लोगों को राइटली वो भी है कि कैसे चूज करें गुड। और एक बैड एप्पल की वजह से पूरा बास्केट जो है उसका नाम खराब हो जाता है, तो यहाँ कुछ इस तरीके का ही माहौल बन गया है। आपका जैसे आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तब आपका सोच इसके बारे में क्या थी, या अभी वो कुछ चेंज हुई है डायरेक्ट सेलिंग के, जैसे आपने बताया कि कुछ चेंज हुआ है उसके विजन के बारे में, या सेम वो उतने साल से सेम आपकी थिंकिंग है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग व्हेन यू स्टार्टेड? या और जस्ट टू बिल्ड अपॉन हर क्वेश्चन, अगर जब आपने बहुत पहले शायद 29 ईयर्स पहले शुरू किया था तब में और आज में, आज जो डिजिटल एज आ गई है उसमें हम कैसे अप्रोच करें डायरेक्ट सेलिंग को, बिकॉज हम लोग तो अभी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो जस्ट स्टार्टेड। डिजिटल वर्ल्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जैसे वेबसाइट है या इंटरनेट है, कैसे उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन डायरेक्ट तो अगर सेलिंग? आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो। राइट राइट। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैंने शुरुआत की, हर व्यक्ति शायद ऐसे ही करता है, उसका बहुत बड़ा विजन नहीं होता है। अब वो ऐसे ही किसी को मोबिलाइज करने के लिए आता है, तो ऐसे ही अपने दोस्त को खुश करने के लिए मैं आया था, और फिर मैंने एक बड़ा प्रोग्राम देखा डायरेक्ट सेलिंग का, तो उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। और फिर मैंने कुछ राइटर को पढ़ा, मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उनकी एक बड़ी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक निकाली है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। तो उस बुक में वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत डिटेल से बातचीत करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भी कई सारी किताबें लिखी हैं, सो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि 21वीं शताब्दी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों की इंडस्ट्री है। तो ये सब पढ़ने के बाद में मेरी सोच में बड़ा बदलाव आया, और मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से बेटर ऑप्शन कहीं, अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को मैं एक ऐसा कंप्लीट पैकेज मानता हूं। देखिए, जब हम बिजनेस में जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी रहती है पैसा, तो यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है, मतलब कोई तय नहीं करेगा आपने कितना कमाना है, आपने खुद तय करना है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। पैसे के साथ में यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, जैसे आपको पैसा मिलेगा वैसे आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आप काम करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। तीसरी चीज सिक्योरिटी, कि जो आपको पैसा आ रहा है वो आता रहेगा, इस चीज का सिक्योरिटी का भाव आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि जो नेटवर्क बन गया, अगर आप सही एथिकल कंपनी में हैं तो उस नेटवर्क की वजह से आपको पैसा आता रहेगा। सिक्योरिटी के साथ में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, और आपको देश दुनिया में घूमने के मौके मिलेंगे, हर कंपनी में अपना टूरिंग रहती है, लोगों की दुआएं मिलेंगी, और एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस डायरेक्ट सेलिंग आपको देती है। सो मैं मानता हूं जो सारी चीजें हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए, आप अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में शायद पैसा बहुत कमा लें, स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ अवेयरनेस वाले प्रोडक्ट रहते हैं, वैसी ट्रेनिंग रहती हैं, और आप लोगों के रोल मॉडल बनते हैं। तो मेरे जैसा आलसी आदमी भी फिट बनने की कोशिश करता है, थोड़ा सा वेट ज्यादा हो गया तो सोचता है कि नहीं यार, लोग कहेंगे कि जो है ना पेटू है और ये क्या बिजनेस सिखाएगा, खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि इंडस्ट्री आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में रखती है। सो ये एक अल्टीमेट ऑप्शन है सबके लिए, और हर किसी को इसके साथ में जुड़ना चाहिए। ग्रेट, एकदम आपने सही बताया। आपने इंटरनेट का पूछा था कि हाँ नेहा, मैं सॉरी, मैं मिस कर गया, थोड़ा जोश जोश में बोल रहा था ना, तो वो चीज मिस हो गई। तो इंटरनेट देखिए, इंटरनेट को जैसे कैसे यूज करते हैं। हाँ मैं बिल्कुल, मैं अपना टाइम अगर याद करूं, मैंने 2000 में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया, तो उस समय जो फोरम थे, मैन्युअली हम लोग फोरम भरते थे, पेपर वाले फोरम, और फिर वो भरते थे, फिर उसको रजिस्ट्री करवाते थे, फिर वो हेड ऑफिस में जाता था, बड़ा लंबा प्रोसेस था। तो फिर जब कंप्यूटर आया, थोड़ा फास्ट गति से काम होने लग गया, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया, तो हमारा बहुत इजी काम हो गया और बड़ी स्पीड के साथ हमने ग्रो किया। और अभी जो ये कोविड-19 आया है ना, तो इसने जो है बहुत अच्छा काम किया है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग कभी अवेयर नहीं थे, मैंने किसी का भी इंटरव्यू लेना होता था
तो मैं नोएडा फिल्म सिटी में स्टूडियो बुक करता था, बहुत महंगा वहां का खर्चा होता था। फिर कोई बंदा कलकत्ता से आ रहा था तो फ्लाइट लेके आता था, बेचारा इतना धन पैसा खर्च करता, टाइम लगता, फिर जाके हम लोग एक 30 मिनट का इंटरव्यू लेते थे। तो अभी ये कोविड की वजह से हमें ये सारे तरीके ढूंढने पड़े कि कैसे हम ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर चीज हो गई है हर दिशा में। आज आप सिर्फ लोगों को बातचीत कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और आप उसको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे बुलाइए, वीडियो कॉल कीजिए, उसके साथ में बैठ के उसको प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, टेस्टिमोनियल्स उसके साथ में शेयर कीजिए। आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। और दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे बस आप देखिए, पहले दिन से अगर लेने की इच्छा करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देने की इच्छा से कुछ काम करेंगे, पहले आप कुछ दे रहे हैं, कुछ अच्छे थॉट्स दे रहे हैं, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और एक अच्छी आपकी गुडविल बनती है, तो फिर लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। लोग अगर आपको अच्छा मानेंगे फिर आपके काम को भी अच्छा मानेंगे। तो सोच के साथ में आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए और सोशल मीडिया से बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग और बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिल सकती है। वाओ, दैट वाज सो पावरफुल। आई एम श्योर आप लोगों को इससे वैल्यू ज़रूर मिली होगी। और ऐसा मत सोचना कि ये इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म हो गया। मुझे पता है कि आप लोग सोचोगे कि अभी तो कुछ सीखने के लिए मिला था, अभी थोड़ा मज़ा आने लगा था, बट अभी नेहा ने वीडियो ख़त्म कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वेडनेसडे इसी टाइम पे 3 o'clock आने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इतने सालों में वत्स सर से, मैंने, विनय ने, हम सब ने। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज की वीडियो से। यही मेरा रीज़न था ये वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाऊं जो ना ही मेरे लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आई एम श्योर आप लोग इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है, वैल्यू मिली है, तो इस पर एक थम्स अप ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली भी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है। जिस डायरेक्ट सेलिंग से मैं जुड़ी हुई हूँ उसके पिकअप सेंटर को आपको दिखाया है। तो आई विल सी यू देयर।